हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएसएम स्टडीज ऑनलाइन में। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्रांतिक कोण क्या होता है और क्रांतिक कोण जल और वायु के लिए कितना होता है, कांच और वायु के लिए कितना होता है। इन दो क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है कि जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, और दूसरा आपको बताना है कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का वैल्यू कितना होता है। दोनों आपको पिछले लेक्चर में बता दी गई है, ये मत कहना कि बताया नहीं है। ठीक है, बताया था तो ये आपको लिख करके हमें बताना है। इसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताई थी आपको, इसकी दो शर्तें होती है, ध्यान रखना है। और हमारे चल रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित उदाहरण। दो उदाहरण हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में। आज है हमारा तीसरा उदाहरण क्रांतिक कोण पर आधारित। तो चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। तीसरा एग्जाम्पल है जल तथा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। जल और कांच के अंदर यदि आप देखोगे तो आपको जो वायु का बुलबुला है वो चमकदार दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वास्तव में यदि आप देख रहे हो वायु आपको दिखाई दे रही है, कैसी है, नहीं दिखाई दे रही है। पर जब वो वायु किसी जल के अंदर होती है, ठीक है, जो जल के अंदर होती है, कांच जब बनाते हैं उसमें कोई वायु का बुलबुला वगैरह रह जाता है तो वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, अलग से ही। परंतु अलग इसे यदि हम वायु देखेंगे जो हमारे आसपास है, जो हम सांस के द्वारा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रही, परंतु जल के अंदर दिखाई देती है। और कांच को बनाते समय यदि कोई बबल्स यानी एयर रह जाता है तो वो भी हमें दिखाई देती है चमकदार। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका। तो इसका कारण भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। क्यों, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तो उदाहरण चल ही रहे हैं ना। तो देखिए इस तरीके से हमें दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। वायु का बुलबुला है जल के अंदर, यदि हम देखेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जल अथवा कांच में स्थित वायु का बुलबुला वायु में से देखने पर एक विशेष स्थिति में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण है कि जब जल या कांच में से होते हुए प्रकाश किरण वायु के बुलबुले पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तो यह बुलबुला वायु में अपवर्तित न होकर, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो प्रकाश किरण आती है ये वायु में अपवर्तित न होकर के पूर्णतः आंतरिक परावर्तित हो जाती है और जल अथवा कांच में से होते हुए वायु में परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों में पहुंचती है, जिस कारण वायु के बुलबुले का तल चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यानी हुआ क्या, प्रकाश किरण वायु से आई इस तरीके से, ये क्या है, विलंब। ठीक है, तो प्रकाश किरण को जाना तो इस तरीके से चाहिए था सीधा, परंतु थोड़ा सा विलंब की ओर झुके। क्यों, क्योंकि वायु है मतलब विरल माध्यम, जल है मतलब सघन माध्यम। ठीक है, जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी विलंब की ओर झुकेगी और वायु के बुलबुले पर आकर के गिरेगी। एक विशेष स्थिति में क्या होगा कि यदि ये वाला एंगल किससे बड़ा होगा भाई, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तो ये प्रकाश किरण इस वायु के बुलबुले के अंदर न जाकर के वापस चली जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वापस जाएगी तो यदि इधर से कोई से व्यक्ति देख रहा है तो इसे कैसा दिखाई देगा, इसका ये वाला सतह बुलबुले का चमकदार दिखाई देगा। यही सब कुछ यहाँ पर लिखा है। ये नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किताब की लैंग्वेज है, हमने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है, ये लैंग्वेज का यूज़ किया है। ठीक है, ताकि आप यदि किताब पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु लिखने का तरीका क्या है वो यहीं पर दिया गया है। ठीक है ना, तो आपकी समझ में आ गया होगा। जब वायु से प्रकाश किरण आती है, जल के अंदर जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम यानी कांच के, ये जो वायु का बुलबुला है, वायु के बुलबुले में या कांच के बुलबुले में जाएगी तो एक विशेष कोण पर क्या होगा, ये वापस से पूर्ण परावर्तित हो जाएगी और जैसे ये प्रेक्षक की आंखों में पहुंचेगी उसे चमकदार दिखाई देगा। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं। जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र या मछली द्वारा प्रेक्षित विषय, यानी मान लिया ये कोई जल है, ठीक है, जल के अंदर कोई प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है उसे तो बोलते हैं प्रकाश स्रोत। यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या बोलेंगे हम, प्रकाश स्रोत है। ये कोई ये प्रकाश स्रोत है, ये मान लिया क्या है, बल्ब है, तो इससे क्या होगा, प्रकाश निकलेगा, और जब इससे प्रकाश निकलेगा तो वो इस तरीके से फैलेगा। ठीक है, तो इसका ऊपर जो ऊपर से यदि कोई से व्यक्ति देखेगा, ऊपर से यदि कोई से व्यक्ति देखेगा तो इसे ऐसा वृत्ताकार दिखाई देगा। ये हमने इसकी त्रिज्या मान लिया
आर मान लिया हमने इसकी त्रिज्या, ठीक है, क्या मान लिया, आर हमने इसकी त्रिज्या मान ली। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे भाई, ये जो प्रकाश स्रोत आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इससे प्रकाश चला, इस दिशा में भी चला, इस दिशा में भी चला, तो हमने क्या करा, बीच में एक लाइन खींच ली। हमने यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट देखी कि प्रकाश स्रोत जल की सतह से कितने नीचे है, वो क्या है, स्मॉल h, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, जहाँ से हम इसकी हाइट देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी त्रिज्या वृत्ताकार पथ की, इधर भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी r, ठीक है। तो ये वाली दूरी हमें पता है क्या है h, ये वाली दूरी हमें पता है क्या है r, तो ये वाली दूरी हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। अब ये लंब क्यों होगा, कोण के सामने वाली भुजा, ठीक है भाई, कोण क्या बन रहा है यहाँ पर c, तो कोण के सामने कौन सी भुजा आपको दिखाई दे रही है, तो कोण के सामने वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये क्या होती है, लंब, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये क्या होगी, कर्ण। तो अब हम इस कर्ण को कैसे निकालेंगे, तो आपको कर्ण का फॉर्मूला पता है, तो देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण आपको दिखाई दे रहा है ए बी, ए से और बी तक की दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, भुजा, ये वाली भुजा, यानी ए ओ का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या है आपके पास, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए ओ के बीच की दूरी कितनी है, एच का स्क्वायर प्लस ओ से बी तक की दूरी कितनी है, आर, तो कितना हो गया, आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। तो आपको यहाँ से पता चल गया ए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, आपको जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज है त्रिभुज है हमारे पास ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ये त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ए है, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास बी, और ये वाला पॉइंट है ओ, ये वाली दूरी है आर, और ये वाली दूरी है एच, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है कर्ण, ये क्या है, लंब, ठीक है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन सी, और ये वाला एंगल कितने का है, सी का, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब क्या है यहाँ, कोण के सामने वाली भुजा यानी ओ बी, और कर्ण क्या होगा यहाँ पर, ए बी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख देंगे हम, तो देखिए वैल्यू कितनी है यहाँ पर, साइन सी बराबर वैल्यू है हमारे पास ओ बी का वैल्यू कितना है, आर, स्मॉल आर, बटा ए बी, तो ए बी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इसका किस पर आ जाएगा, रूट पर, यानी हम लिख देंगे ए बी बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे अंडर रूट क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण चल रही है सघन से विरल माध्यम, यानी जल से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। जब प्रकाश किरण जल से वायु में जाती है तो इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है। क्या था हमारे पास फॉर्मूला था हमारे पास n बराबर 1/sin c, ठीक है। तो हम यहाँ से sin c का यदि वैल्यू निकल लेंगे तो sin c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/n, ठीक है। अब sin c का मान कितना है हमारे पास, तो sin c का यहाँ पर हम मान रख देंगे, sin c का वैल्यू आया हमारे पास, तो हमने अभी निकाला है r/अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या है, 1/n। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का कर देंगे वर्ग, क्या करेंगे भाई, दोनों ओर का कर देंगे वर्ग, क्या लिखे, दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर क्या होगा, आर स्क्वायर, और अपॉन में से रूट हट जाएगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर 1/n स्क्वायर। हमें यहाँ से निकालना है किसका वैल्यू, आर का वैल्यू, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। हम देखेंगे ऊपर जो कितना बड़ा एरिया है जो बल्ब प्रकाश उत्पन्न दे रहा है, यानी कितने बड़े एरिया पर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है बल्ब, यानी ये वाला एरिया निकालना है। यदि हमें टोटल एरिया निकालना है इतना, तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे,
ये कैसा ये है वृत्ताकार, ये कैसा है भाई वृत्ताकार है। यदि हमने त्रिज्या निकाल ली तो हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए आर चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हम आर का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, हम इसकी गुणा इधर कर देंगे और इसकी गुणा इधर, तो हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आर को इधर ले जाएंगे, आर स्क्वायर की हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से हम आर स्क्वायर को क्या ले लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में से हमने क्या करा आर स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा एन स्क्वायर माइनस 1 और बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, ये चला जाएगा इसके बीच में, तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जो इसका स्क्वायर है ये रूट में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर बटा एन स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब जो एच स्क्वायर है वो रूट में से बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर आएगा एच अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आता है हमारा आर का वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू। ठीक है, अभी हमने त्रिज्या निकाल ली, यदि हमें इस त्रिज्या के साथ साथ क्या निकालना हो क्षेत्रफल, कि बल्ब जो है वो कितना प्रकाश कितने क्षेत्रफल पर उत्पन्न कर रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसा वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आर का वैल्यू रख दीजिए पाई एच अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1, ये क्या जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा मीटर और क्षेत्रफल का क्या मात्रक होगा भाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा डेरिवेशन, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस डेरिवेशन में हमने क्या करा देख लीजिए, सबसे पहले इस डेरिवेशन में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कर्ण निकाला, क्योंकि हमें ये लंब तो पता था ये आधार भी पता था। ठीक है, हमें क्या चाहिए था कर्ण, तो कर्ण कैसे निकाल लेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ओ बी कितना था आर था, ये आर वैल्यू थी, हमने यहाँ पर आर रख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ए ओ कितना था एच, हमने एच रख दिया, एच का स्क्वायर हो गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया त्रिभुज में साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होता है कोण के सामने वाले भुजा, यानी क्या होगी भाई ओ बी। ठीक है, और इसके बाद कर्ण, कर्ण क्या होगा ये वाली भुजा होगी के, तो हमने इसका वैल्यू रखा आर अपॉन कर्ण, यदि हमें निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे हम ए बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया साइन सी का वैल्यू। अब हमने लगाया क्रांतिक कोण वाला फॉर्मूला, क्या होता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के लिए जो फॉर्मूला होता है एन बराबर 1 अपॉन साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या होगा 1 अपॉन एन। ठीक है, साइन सी का वैल्यू हमने अभी निकाला था यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब दोनों ओर का क्या कर दिया वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इधर बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम आर स्क्वायर को इधर ले आए और दोनों में से हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसे इसका स्क्वायर था, ये इस पर रूट के रूप में चढ़ गया, तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू आ गया आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मात्रा क्या होगा इसका मीटर होगा। यदि क्षेत्रफल निकालना है तो सीधे सा फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से फॉर्मूला। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, यदि कोई मछली बाहर देख रही है जल से यदि कोई मछली बाहर देख रही है तो कितना एरिया देख सकती है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है हमारे पास प्रकाशिक तंतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है प्रकाशिक तंतु क्या है। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं बिना किसी ऊर्जा खर्च के, वो भी बहुत तेजी से। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। ठीक है, ये एक पतला सा पाइप होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी खर्चे के भेज सकते हैं। आपने देखा भी होगा दीपावली वगैरह पर ऐसी फुलझड़ियाँ सी आती हैं, यहाँ पर ऐसा होता है
उसमें से ऐसे ही निकले हुए रहते हैं, ठीक है। और लाइट जलती है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो रहती है ये पाइप से रहती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें चमक आती है अलग अलग प्रकार की, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे बल्ब जलते हैं ऐसे ये भी दिखाई देते हैं हमें रंग बिरंगी। तो ये ऐसा ही सिस्टम है, इसमें भी क्या करेंगे हम, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ठीक है। बहुत ही पतले पतले से पाइप होते हैं और इसमें ना एनर्जी खर्च होती है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जाता है। प्रेषित का मतलब भेजा जाता है। तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाता है, प्रकाशिक तंतु। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये किसका है, प्रकाशिक तंतु का चित्र है। यहाँ से हमने प्रकाश भेजा और प्रकाश किस घटना पर आधारित होकर जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रकाशिक तंतु में जो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है वो कौन सी घटना के आधार पर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से काम करता है। इसमें उच्च गुणवत्ता का क्वार्टरज, आपको अब ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये किससे बना होता है, क्वार्टरज से बना होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.7 होता है। का बना लगभग 10⁻⁴ मीटर मोटाई का लंबा पाइप, देखो कितना पतला है, कितना पतला है ये, ठीक है। लगभग कितना है, 0.1 मिलीमीटर। आप जो फीटी में इस तरीके से देखते हो ना स्केल में, छोटे छोटे जो खन्ने होते हैं ये, ठीक है। फिर जाकर के देखिए छोटा सा जो पार्ट है ये वाला, ये होता है 1 मिलीमीटर, ये उससे भी छोटा है 0.1 मिलीमीटर। तो बहुत छोटा साइज होता है। पाइप होता है, 2 बार नहीं 1 बार होता है, और उसके चारों ओर कम अपवर्तनांक का, यानी कितने का, 1.5। ये जो पाइप बना हुआ है आपका, ये जो पाइप बना हुआ है, ये पाइप ये वाला, इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.7। और इसके बाहर जो है इसका कितना है, 1.5। तो इसके अंदर का अपवर्तनांक तो ज़्यादा है और बाहर का कैसा है, कम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सघन माध्यम, ये क्या हुआ, विरल माध्यम। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में नहीं आकर के वापस से आएगी जब यहाँ पर क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर आपतन कोण कितना हो जाएगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है, उसके चारों ओर कम अपवर्तनांक 1.5 का एक पदार्थ लेपित रहता है। इसके भीतरी भाग को हम करोड़ कहते हैं, यानी ये जो वाला भाग है हमारा अंदर वाला भाग, इसे क्या बोले, करोड़, ठीक है। इस भाग को क्या बोले, करोड़। तो जो बाहर हमने ये लेयर लपेटी हुई है इसे क्या बोले हम, अधिपट्टन। इसका नाम क्या है, अधिपट्टन। तथा लेपित पदार्थ की परत को अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं। जब प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से वायु से क्वार्टरज में जाता है, भाई बाहर तो क्या होगी, वायु होगी, ठीक है। अंदर क्या है, यहाँ पर क्वार्टरज है। हमने बताया पदार्थ किसका बना हुआ होता है, क्वार्टरज का बना होता है, ठीक है। ये कौन से पदार्थ से मिलकर के बना होता है, क्वार्टरज से। यानी जो क्वार्टरज है, जब प्रकाश वायु से क्वार्टरज में जाएगा तो वायु का अपवर्तनांक तो कम होगा, क्वार्टरज का ज्यादा होगा, ठीक है। और फिर बाहर हमने क्या रखा है, कम अपवर्तनांक रखा है। तो यानी सघन से विरल में जा रही है प्रकाश किरण। और एक विशेष स्थिति पर क्या होगा, ये क्या होगा, एक विशेष स्थिति पर प्रकाश किरण वापस से सघन माध्यम में ही आ जाएगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्वार्टरज में जाता है तो वह विलंब की ओर झुकते हुए अपवर्तित होता जाता है। क्वार्टरज वह लेपित भाग पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है। इस प्रकार वह पूर्ण परावर्तित हो जाता है तथा परावर्तित प्रकाश करोड़ की विपरीत फलक पर पुनः क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है। और यह प्रक्रिया चलती रहती है और प्रकाश क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है बिना किसी खर्च के। प्रकाश करोड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर बिना ऊर्जा खर्च तक पहुंच जाता है तथा सिरे से बाहर क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाहर निकलता है ना, ये जब ये बाहर निकलता है तो इसका एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण से कम का होता है। यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो फिर से वापस चला जाएगा, ठीक है, वापस नहीं जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकलेगा तो भी क्रांतिक कोण से कम के कोण। ये था हमारा, इसका इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब जो हमारा अगला लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको थोड़े से फॉर्मूले बताएंगे और साथ में फॉर्मूलों के साथ साथ क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। वो जो न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे वही होगी जो बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड पेपर में
आ सकते भी है, वे भी करवाए जाएंगे। ठीक है, यानी एनसीईआरटी की भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।